नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। और अमृतसर आ गया कहानी है क्या? आप लोगों में से अधिकांश लोगों को यह जानकारी होगी कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पंजाब की स्थिति कैसी थी। ठीक उसका यथार्थ चित्रण हमें अमृतसर आ गया कहानी में देखने को मिलेगा। भीष्म साहनी जिनका कि जन्म कब हुआ है? 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ है रावलपिंडी, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक, और भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में इनका नाम सम्मिलित किया जाता है और उनका प्रमुख स्थान है। भीष्म साहनी के संबंध में और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो जानने योग्य हैं, इन्होंने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? भीष्म साहनी ने लगभग 120 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, और नीली आंखें, जो भी मैं बता रही हूँ तथ्यात्मक जानकारी, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है प्रश्न में, एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न के रूप में बनकर। इनकी पहली कहानी कौन सी है? इनकी पहली कहानी का नाम है नीली आंखें। ठीक है, नीली आंखें, जो कि कब लिखा गया है? 1943 ईस्वी में लिखा गया है और हंस पत्रिका में प्रकाशित है। ये क्या है नीली आंखें? भीष्म साहनी की पहली कहानी है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में एक और कहानी लगी हुई है, चीफ की दावत, जो कि 1973 में लिखित कहानी है और ये इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। कौन सी? चीफ की दावत। और ये किस विमर्श से जुड़ती है? आप जानते होंगे आजकल जितने भी विमर्श प्रचलित हैं, वृद्ध विमर्श है, बाल विमर्श है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, पुरुष विमर्श है, तो इन सभी विमर्शों में चीफ की दावत जो है वो वृद्ध विमर्श से संबंधित कहानी है। ठीक, आगे हम यूट्यूब चैनल पर उसको पढ़ेंगे। चीफ की दावत कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहानी में एक बुजुर्ग माँ के प्रेम और त्याग का चित्रण हुआ है। किस कहानी की बात कर रही हूँ मैं? चीफ की दावत, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में प्रस्तावित है वो कहानी, जो कि 1973 में लिखी हुई है। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। भीष्म साहनी के संबंध में पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ें उनके संबंध में समेटते चलेंगे। ठीक है, चीफ की दावत, जो कि 1973 ईस्वी में लिखी हुई है। ये कहानी मैंने बताया वृद्ध विमर्श से संबंधित है और इस कहानी में एक बुजुर्ग माँ के प्रेम और त्याग का चित्रण हुआ है। वहीं दूसरी ओर युवा पुत्र की क्या है? युवा पुत्र की स्वार्थपरता, हृदयहीनता, अवसरवादिता के माध्यम से नई पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थ धरातल पर कठोर चित्रण किया है भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से। वो जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बातें करेंगे। आज हम फोकस रहेंगे अपने अमृतसर आ गया कहानी पर। ठीक, अमृतसर आ गया जो कि 1973 में लिखित कहानी है और विभाजन की त्रासदी पर लिखी हुई कहानी है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह जो कहानी है, जैसे कि हमने पढ़ा चीफ की दावत, ये किस विमर्श पर लिखित है? वृद्ध विमर्श पर। वहीं अमृतसर आ गया ये कहानी जो है ये विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पंजाब में फैले सांप्रदायिक पागलपन का भयावह और क्रूरतापूर्वक यथार्थ चित्रण किया गया है। कहाँ का ये जो है अमृतसर आ गया जो है ये पंजाब में फैला हुआ, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पंजाब में फैले हुए सांप्रदायिक पागलपन की भयावहता, क्रूरता का चित्रण किसमें किया गया है? अमृतसर आ गया कहानी में किया गया है। ठीक, इसके अलावा गोपाल राय इसके संबंध में कुछ कहते हैं, आलोचकों का भी मत जान लेना चाहिए। ठीक, गोपाल राय का कथन है कि अमृतसर आ गया देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में दहशत, अविश्वास और अनिश्चितता से भरे यात्रियों की मानसिकता का चित्रण है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रेन में किस प्रकार की मानसिक स्थिति, मानसिक दहशत में रहते हैं लोग। ठीक, तो ये कौन कह रहा है कि अमृतसर आ गया कहानी देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेन में दहशत और अविश्वास से भरे यात्रियों की मानसिक स्थिति का चित्रण है। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ध्यान में रहे। ठीक, किसके अनुसार है? तो ये जो कथन मैं कह रही हूँ ये गोपाल राय के अनुसार है।
समझते चलेंगे। गोपाल राय क्या कहते हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ आ रही है? पाकिस्तान से ट्रेन हिंदुस्तान आ रही है। आज भी स्थिति वही है, कहीं ना कहीं, है ना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जो ट्रेन आ रही है उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं, ठीक, उनके बीच किस प्रकार उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति किस प्रकार की रहती है। हम जब कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार सभी यात्री दहशत में होते हैं, अविश्वास होता है सभी के आपस में, ठीक। तो ये किसका कथन है? तो ये गोपाल राय का कथन है और महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। गोपाल राय के साथ एक और आलोचक का कथन आपको याद रखना है अमृतसर आज्ञा के संबंध में, वो है नामवर सिंह। नामवर सिंह का क्या कहना है? नामवर सिंह का कहना है कि सादगी और सहजता भीष्म सिंह की कहानी कला की एक खूबसूरती है, खूबियां हैं। क्या? सादगी और सहजता किसकी विशेषता है? नामवर सिंह के अनुसार सादगी और सहजता भीष्म कहानी की कहानियों की एक विशेषता है, खूबी है, जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं नहीं दिखती। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र के अलावा इन्होंने प्रेमचंद्र से तुलना की है किसकी? भीष्म कहानी की। किसने तुलना की है? नामवर सिंह ने। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, ठीक। तो आ जाते हैं अब हम अपनी कहानी पर। और इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग को जानने योग्य है, वो मैं थोड़ा आगे ही बताऊंगी। कहानी पढ़ते हैं पहले। अमृतसर आ गया, इसके संबंध में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमृतसर आ गया कहानी, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। और ये ध्यान में रखेंगे, जो अमृतसर आ गया कहानी जो है ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यह है पटरिया कहानी जो है भीष्म कहानी की। बहुत से उनके कहानी संग्रह हैं, मैं आगे उसी पर चर्चा करूंगी क्योंकि ये पूछा गया है यूजीसी नेट में। इन भीष्म कहानी की कहानियों को क्रम से लगाने के लिए दिया गया था, तो हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे हमारा परीक्षा में एक भी चीज़ छूटे ना। और जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं आप सभी को ये जानकारी होगी कि हम बहुत सूक्ष्म बारीक दृष्टि से पढ़ते हैं ताकि हमारा परीक्षा में एक भी प्रश्न रह ना जाए। तो पटरिया कहानी जिसमें संकलित है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी के अलावा और कौन कौन सी कहानियाँ पटरिया संग्रह में संकलित है वो देख लीजिए। एक तो पटरिया नाम से कहानी है, दूसरा ललक, तस्वीर, जख्म, अभी तो मैं जवान हूँ, इंद्रजाल, ढोलक, अमृतसर आ गया, नया मकान, मौका परस्त, पैरों का निशान, रास्ता, डोरे और भगौड़ा। ये सभी कहानियाँ जो हैं किस में संकलित हैं? पटरिया कहानी संग्रह में। इसके अलावा इनकी और प्रमुख कहानियाँ जिनको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न बनते हैं। एक कहानी संग्रह है इनका भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, जिनका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष के साथ ध्यान में रखना है, ठीक है, 1953। क्योंकि प्रश्न जिस प्रकार यूजीसी नेट का पैटर्न बदलता जा रहा है, कुछ भी उठा के पूछ लेता है, तो हम उसी प्रकार पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न रह ना जाए। भाग्य रेखा जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1953। इसके अलावा है पहला पाठ, पहला पाठ जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957, ठीक। फिर दूसरा भटकती राख जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? भटकती राख का 1966। अन्य कहानी संग्रह में पटरिया में ही संकलित है क्या? अमृतसर आ गया जिसका प्रकाशन वर्ष हम पहले ही जान चुके हैं 1973। इसके अलावा वांगचू, जो भी ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं सारी चीज़ें बताते चल रही हूँ, ठीक है, 1978। इसके अलावा शोभा यात्रा करके पूछा गया है कि ये किसका कहानी संग्रह है, तो यह तो विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न 1981। इसके अलावा निशाचर जिसका कि कहानी का प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 19
1900 करेंगे 1983, ठीक। पाली जिसका प्रकाशन वर्ष है 1988, और अंतिम जो संग्रह है वो है डायन जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1998 होगा। ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं, और जो भी कहानी संग्रह है इसको क्रम से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ। प्रकाशन वर्ष पहले जो प्रकाशित हैं वो क्रम से ही मैंने बताया है, और आप लोग भी ध्यान से रखिएगा क्रम से ही। आगे चलते हैं। अब कथासार अमृतसर आ गया। कहानी का कथासार क्या है? मैं शैली में लिखित कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू हो जाता है एक एक नंबर का प्रश्न, यहीं से पूछ लिया जाता है कि अमृतसर आ गया किस शैली में लिखी गई है, तो मैं शैली में लिखी गई कहानी है अमृतसर आ गया कहानी। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। ये कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे ट्रेन के अंदर सारी परिस्थितियां घटित हो रही हैं। अमृतसर आ गया जो कहानी है वो चलती ट्रेन के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्ते की टूटन दिखाई पड़ती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सांप्रदायिक तनाव की कहानी है जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्ते क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी कहानी है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो जाता है। शायद सबको दंगों की आहट थी। क्या होती है? दंगे होते रहते हैं, उसकी आहट होती है सभी को। अब उल्लेखनीय स्थान, कौन कौन से स्थान इसमें आए हैं किस कहानी में? अमृतसर आ गया कहानी में। ध्यान में रख लेंगे स्थानों को। पेशावर, बम्बई, वाजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा। जिससे निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। ये एक स्थान आएगा जहाँ से लगेगा एक बाबू आएगा, पात्र आएगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको लगेगा कि अब सांप्रदायिकता टल गई है। क्यों? क्योंकि अब ये जो स्थान है वो हिंदुस्तान में आ गया है। मुख्य पात्र कौन है? कथावाचक, स्वयं लेखक। मैं शैली में लिखी गई कहानी है, ठीक। तो उसी प्रकार कथावाचक लेखक स्वयं इस कहानी में ऐसा लगेगा कि हमारे साथ साथ चल रहा है। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। दो धर्म वो है कौन से? एक पाकिस्तान का इस्लाम और हिंदुस्तान का सनातन धर्म, ठीक। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश था, ठीक है। एक और तो पाकिस्तान बन चुका था और एक और हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश था। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव और मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत हुआ है। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कि घटनाएं हमारे आंखों के सामने घटित हो रही हैं, ठीक। बिल्कुल यथार्थ, सजीवता उसमें दिखेगी, ठीक। मार्मिक है और संवेदनशील इसमें चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। ये भी ध्यान रखेंगे कि लेखक जा कहाँ रहा था? स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। ये सारी चीज़ें एक एक अपने आप में एक एक प्रश्न है, तो ध्यान में रखते चलेंगे। अब दूसरा पात्र कौन सा आ रहा है? दुबला बाबू। ये यूजीसी में पूछा गया है कि ये दुबला बाबू नामक पात्र किस कहानी में आता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दुबला बाबू नामक पात्र आता है अमृतसर आ गया कहानी में। लेखक या कथावाचक का सहयात्री जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ता है। वो लेखक को कहाँ का जान पड़ता है? पेशावर नामक स्थान का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेशावर नामक स्थान का जिक्र है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। किसका? पठानों द्वारा किसका मजाक उड़ाया जाता है ट्रेन में बार बार? ध्यान में रखेंगे। तो पठानों द्वारा दुबला बाबू का मजाक उड़ाया जाता है बार बार, ठीक है। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। हम देखेंगे तो उसमें 3 पठान का जिक्र है, ठीक है। और तीनों क्या करते हैं? एक महिला जो कि चढ़ती है ट्रेन में तो उसको
बाहर भगा देते हैं और एक महिला पर क्या करते हैं, लात जमा देते हैं। ठीक। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। अपना इलाका अर्थात हिंदुस्तान में जैसे ही ट्रेन प्रवेश करती है तो वो क्या करता है, पठानों पर चिल्लाने लगता है। और जब तक पाकिस्तान में ट्रेन रहती है तो दुबला बाबू एकदम शांति से चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि क्या हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। ठीक। बदले की भावना से एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। बदले की भावना, उसको क्रोध होता है इन पठानों पर। साथ में पठान जब एक हिंदू महिला पर लात जमा देते हैं, उसके परिवार को ट्रेन से उतार देते हैं, तो उसको क्रोध होता है और इसका बदला इस बदले की भावना से वो क्या करता है, एक अधेड़ उम्र की मुस्लिम औरत को क्या करता है, मार देता है। ठीक। डिब्बे में 3 पठान हैं। जो मैंने जिक्र किया कि कितने पठान हैं ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, 3 पठान हैं। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। किस भाषा में बात करते हैं, पश्तो में। ठीक है। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। जैसे कि मैंने बताया कि जब अपने क्षेत्र में थे, पाकिस्तान में थे, तो इनके बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। हम आगे कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब अपने क्षेत्र में थे पठान, पाकिस्तान में ट्रेन था, तो बहुत हंसी मजाक करते चलते थे। ठीक। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान में ट्रेन प्रवेश करने लगता है तो ये भी शांति इन पर भी छा जाता है। इसके अलावा गौण पात्र कौन से हैं, सरदार लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। कौन, सरदार। कहाँ की लड़ाई में, वर्मा की लड़ाई में। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा। विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कह खिखी करके हंसने लगते हैं। विनोद प्रिय हैं और कोई किसी भी बात पर खिलखिलाकर हंसने की आदत है किसको, सरदार को। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है कौन, सरदार। ध्यान में रखेंगे। एक बुढ़िया का जिक्र है। बुढ़िया जो कि नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिरों को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। ध्यान में रखेंगे, मैं पहले जब कहानी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आते चलेंगी। भिस्ती कौन, दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक बार ही इसका जिक्र हुआ है। ध्यान में रखेंगे, भिस्ती जिसका केवल एक ही बार जिक्र हुआ है। अगर पेपर सेट करने वाले का ध्यान भिस्ती पर चला जाता है तो उसका कोई भरोसा नहीं, वहाँ से उठा के ला दे। ठीक। तो इसका क्या करता है, दंगों के बीच यात्रियों को क्या करता है, पानी पिलाता है, और एक ही बार जिक्र होता है इसका। अब हम चलते हैं अपनी कहानी पर। कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं बहुत सरल सहज भाषा में, जैसे कि हम इस अपने YouTube चैनल पर करते हैं। अमृतसर आ गया, जो कि भीष्म सहानी की कहानी है। आरंभ करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते जा रहे थे। सरदार जी हम अभी पढ़ चुके हैं, सरदार जी जो कि लाम में भाग ले चुके हैं, है ना। इसलिए पहले ही मैं पात्रों के संबंध में जानकारी दे देती हूँ ताकि हमें कोई आगे चल के परेशानी ना हो। लाम के किस्से सुना रहे थे सरदार जी। वह लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। हम पढ़ चुके हैं कि वर्मा की लड़ाई में भाग कौन ले चुका है, सरदार जी। और बात बात पर खिखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। कौन, सरदार जी। हम इनका स्वभाव पढ़ चुके हैं कि विनोद प्रिय स्वभाव के थे और बात बात पर खिलखिलाकर हंसते थे और गोरे फौजियों की अर्थात अंग्रेजों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। ध्यान में रखेंगे, पठान कितने थे, 3। उसमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। किस रंग का पोशाक, हरे रंग का। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़े देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे दुबले बाबू से के साथ उसका मजाक चल रहा था। हम पढ़ चुके हैं दुबले बाबू, ठीक, जो कि सरदार ही दुबला बाबू और पठान के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो शांत कौन करता है, सरदार जी। और वो जो पठान था वो क्या कर रहा था, दुबले बाबू से उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। हम पढ़ चुके हैं दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था, पेशावर का जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे अपने आसपास में
क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। पेशावर का क्यों जान पड़ता था लेखक को? क्योंकि वो पश्तो भाषा में बात करता था। ठीक। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जाप कर रही थी। बुढ़िया कौन क्या कर रही थी? माला जाप कर रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है एक दो मुसाफिर और भी रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं कि लेखक किस शैली में प्रयोग कर रहा है, मैं शैली में। आपको ऐसा लगेगा कि लेखक साथ साथ में घटनाओं को देखते चल रहा है, ठीक, उसका वर्णन करते चल रहा है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थीं और मैं मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। ध्यान में रख लीजिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। लेखक जा कहाँ रहा था? दिल्ली में जो स्वतंत्रता दिवस पर समारोह आयोजित किया जाता है उसको देखने जा रहा था दिल्ली। उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झुरमुट में जी रहे हैं। झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, हम झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। किस देश का? पाकिस्तान का। और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग को उस समय ले चलिए जब भारत पाकिस्तान का एक तरह से विभाजन अभी हुआ नहीं था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को बनाने का ऐलान कर दिया गया था। तो आप अपने को उस समय रख कर देखिए कि आप वहाँ रहते तो आपके दिमाग में किस किस तरह की चीज़ें चलती। तो वही स्थिति है लोगों की। वह तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। अब किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी, पर कोई उतना सोच नहीं पाता था क्या क्या चीज़ें होंगी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। क्या कह रहे थे वो सरदार साहब कि जब पाकिस्तान बन जाता है कि जो जिन्ना हैं, जिनके कारण इनको माना जाता है कि पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? जिन्ना की। तो वो बार बार कह रहे हैं कि जब विभाजन हो जाएगा तो जिन्ना चले जाएंगे पाकिस्तान या बम्बई में ही रहेंगे। और मेरे हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। लेखक क्या कहता था कि बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। लाहौर किस संबंध के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था? लाहौर और गुरदासपुर, ठीक है। ये अनुमान लगा रहे थे लोग कि ये कहाँ रहेगा, ये पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा कदम गलत। ध्यान में रखिएगा कि कुछ लोग जा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था परिस्थितियाँ कि क्या सही है क्या गलत है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आज़ादी की तैयारी भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। क्या लगता था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन आज तक ये संभव हो नहीं पाया है। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चयता भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद
जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालकर अपने साथियों को देने लगा, फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। कौन? वो जो ऊपर बैठा हरे रंग के कपड़े में जो पठान बैठा हुआ था, वो जो कि बाबू से बहुत देर से मजाक कर रहा था। क्या किया उसने? नान रोटी और मांस का टुकड़ा निकाला, अपने सभी साथियों को दिया और बाबू से भी आग्रह करने लगा। क्या कहता है देखिए, काले बाबू ताकत आएगी। ध्यान में रखिएगा, ये किस प्रकार की तुतलाती हुई टाइप की है। यहाँ खाले होना चाहिए था ना, तो ये बोल रहा है पठान, खाले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरी साथ खुश रहेगी। काले दालकोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। क्या बोल रहा है कि तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। क्या खा ले? मांस खा ले। ठीक। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ये कौन कह रहा है कि अपने हाथ से नहीं लेता है तो हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले। ठीक। और ये कह रहा है बकरे का गोश्त है, किसी अन्य चीज़ का नहीं। किसी अन्य चीज़ के संबंध में बताने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं। ऊपर बैठा पठान हचक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन दिखाता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। फिर ऊपर बैठा पठान क्या बोल रहा है, हम तेरी पत्नी को नहीं बताएंगे, तो हमारे साथ जो मांस है वो खा ले, और हमसे तेरे साथ क्या पियेंगे? जो तू दाल पीता है हम तेरे साथ दाल पियेंगे। इस पर कह कहा उठा, पर दुबले बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कहता। वो दुबला बाबू किस भाषा में बात कर रहा था? पश्तो भाषा में। ध्यान में रखेंगे, इसीलिए लेखक को कहाँ का जान पड़ा? पेशावर का। वो कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मग्न थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्थूलकाय सरदार जी बोले। सरदार जी जो कि विनोद प्रिय थे, वह क्या कहें सरदार से कि बाबू इसलिए नहीं ले रहा है तुम्हारा मांस और नान रोटी क्योंकि तुमने हाथ नहीं धोया। और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट से नीचे लटकी थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। क्या कहने लगा कि जब तुम मांस नहीं खाते हो तो जनाना डब्बा मतलब औरतों वाली जो डब्बा होता है उसमें जाकर बैठो। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने से गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर चढ़ते उतरते रहते थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उसमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिर का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आ गए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। ध्यान में रखेंगे, वाजिराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर बोला। ध्यान में रखेंगे, वजीराबाद, जहाँ से बहुत से मुसाफिर ट्रेन में उठे थे। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी।
एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटेप्स में भर रहा था, तभी भागकर अपने डब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबरा कर भागते हुए लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। क्या होता है कि एक आदमी जाता है लोटा में पानी भरने और भाग आता है कुछ देखकर। अब वो क्या देखता है आगे देखते हैं। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। क्या है? कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या, कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते हुए व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। ध्यान में रखेंगे कि क्यों भाग के आया था, क्योंकि दंगे आरंभ हो चुके थे और जिसे कौन भाप गया था, लेखक भाप चुके थे। ठीक है। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुस जाते हैं दरवाजे। क्या हो रही थी? आवाज़ें आ रही थी कि बंद करो दरवाज़ा। जितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। ये स्वाभाविक है। ठीक, ट्रेन में जब भीड़ होता है, आप लोगों ने अगर सफ़र किया होगा तो आप लोग को इसके संबंध में जानकारी होगी कि लोग विरोध करते हैं कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, किंतु जब आ जाता है, घुस जाते हैं ज़बरदस्ती लोग, तो फिर विरोध खत्म हो जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है। और वह मुसाफिर जल्दी ही डब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। क्या बोल रहे हैं लेखक? बहुत यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। जब कोई रेल में जो सफ़र करते हैं वहाँ के लोगों का, पहले तो खुद घुसते हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ता है, और जैसे ही डब्बे में शामिल हो जाते हैं, अन्य स्टेशन पर अन्य लोगों को बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि जगह नहीं है, दूसरे डब्बे में जाओ। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़े और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। वह आदमी जो कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर था, ठीक, वह जैसे ही अंदर आया और अंदर आते ही वह अपना संदूक भी अंदर की ओर खींचने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल पर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या कहते हो, ढकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था और अपनी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। वह आदमी किसके साथ था? उसकी पत्नी थी और 16-17 साल के हम पढ़ चुके हैं, बेटी थी उसकी सांवली से, ठीक, और दुबली पत्नी से उसकी पत्नी थी।
और कोई डब्बा नहीं मिला? औरत जात को भी यहाँ उठा लाए हैं? वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों की बंधी खाट की पटरियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। किसने कहा? वह आदमी ने। इस पर डब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। किसने कहा? पठान। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर पर लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करते हुए बैठ गई। ध्यान में रखेंगे, पठान ने लात जमाई थी उस आदमी पर जो कि मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए था, और लेखक के अनुसार वह क्या था? हलवाई रहा होगा। ठीक, मारता तो है वह आदमी को, लेकिन लग किसको जाती है? उसकी पत्नी को। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था, पर डब्बे में मौन छा गया। खाट की पटरियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे ढकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी को चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। उसकी पत्नी को चोट लग जाती है, जो कि ऊपर बैठे पठान क्या करता है? लात जमा देता है। केवल कोने में बैठे बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए निकम्बक हो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। कौन कहती है कि उसको आने दो, मेरे पास बैठने दो? वो जो बुढ़िया क्या कर रही थी? जो कि माला जाप किए जा रही थी, आरंभ में पढ़ चुके हैं। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पटरियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। इसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे से दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करते हुए नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। क्या कह रही थी? कि बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। किसने कहा? दुबले बाबू ने कहा कि देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट गया था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परतें किसी मुर्दे के माथे की तरह
चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिर ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायज़ा ले लिया है। जायज़ा ले लिया है मतलब कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है इसका अनुमान बैठे लोगों ने कर लिया है। सरदार जी का उठकर मेरी सीट पर सरदार जी ने क्या किया था? सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे थे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दोनों साथी पठानों के पास के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखते जा रहे थे। सभी मुसाफिर की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लग रही थी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो गई थी। कौन सा स्टेशन था वह? डिब्बे में से किसी ने पूछा। डिब्बे में से किसी ने क्या पूछा? यह कौन सा स्टेशन है? वजीराबाद। किसी ने उत्तर दिया। स्टेशन कौन सा है? वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया। अब ये ध्यान में रखेंगे, पठानों का मन का तनाव ढीला पड़ा क्यों? किस स्टेशन का नाम सुनकर? वजीराबाद का नाम सुनकर। जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चिप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। ध्यान में रख लीजिएगा ये स्थिति क्यों है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वजीराबाद कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसीलिए जो पठान थे उनके मन की जो ये मन का तनाव था, ठीक है, उनके दिमाग की जो मना, उनके दिमाग में जो दहशत थी, ठीक है, वह क्या हुआ था? वह थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। एक पठान ने अपनी वॉस्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपने अपने डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बार बार माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आ जाते। लगता उसमें से खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक फड़क नहीं रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। ये हम एक भिश्ती का जिक्र कर चुके हैं और इसका जिक्र एक ही बार आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। और क्या करता है वो? लोगों को पानी पिलाता है। लो पानी पियो, पानी पियो। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों ने अनेक हाथ बाहर निकाल आए थे पानी पीने के लिए, ठीक। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकती तो सहसा खिड़की के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। मतलब लोग खिड़कियां बंद करने लगे। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठकर 2 सीट के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो गया था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटा है। तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। कौन कह रहा था? ये पठान कह रहा था। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उसके पश्तों में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डब्बे में नहीं बिठाने देंगे। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। कौन कह रहा है? पठान कह रहा है। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों का धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था
कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगी या गोलियां चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। वह बाबू जो कि लेट गया था अपनी सीट छोड़कर जमीन पर ट्रेन की फर्श पर, क्यों उसे शंका थी। क्या शंका थी? कि गोलियां ना चलने लगे, पथराव ना होने लगे गाड़ी पर। ठीक, कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़कियों का पल्ला चढ़ाया हो। उसी की देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। ये देख लीजिए किस प्रकार जो ट्रेन का वातावरण है वो किस प्रकार दहशत में है। ठीक, यात्रियों की मानसिकता किस प्रकार की हो रही है कि हो सकता है कि किसी मुसाफिर ने, उसका कोई कारण रहा हो खिड़की नीचे करने का, लेकिन उसको देख कर ही सब लोगों ने क्या किया था, खिड़की बंद कर दिया था। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कहीं गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। जो कि पठान जो कि ट्रेन में गप्पे लगाते आ रहा था तब से, वह भी शांत हो गया था। शांत वह क्यों हो गया था? क्योंकि उसके साथ कोई बातें नहीं कर रहा था। क्यों नहीं बात कर रहा था कोई? क्योंकि सभी जो देख रहे थे लोग कि बाहर क्या हो रहा है, आग लगी है कहीं, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब दंगे हुए हैं। इसके कारण लोग जो है भयाकुल है। ठीक है, भयावह स्थिति है। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटे फटे आंखों से सोने में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। अर्थात रात हो चुका था। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिघारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार में ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। क्या निकल गया है? हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? ओ खी करके हंसने लगा। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। कौन? पठान अनभिज्ञ था। ध्यान में रखेंगे क्यों हरबंसपुरा इम्पॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटका सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदल ली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़े हो गया और फिर ऊपर वाली बर्थ पर लेटा पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की नीचे उतर। तेरी उस पठान
बनाने वाले की मैं। कौन चिल्ला रहा है ये? बाबू चिल्ला रहा है, वो दुबला। और क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि अमृतसर आ गया है। ध्यान में रखेंगे, अमृतसर कहाँ पड़ता है, यहाँ आप लोग को जानकारी है। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? कौन कह रहा है? पठान। बाबू को उत्तेजित देख अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं, हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे तेरी उस। ओ बाबू, बकबक मत करो इधर। ओ खजीर के तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़े देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया। किस संबंध में बातें हो रही हैं? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पठान ने क्या किया था, एक औरत को लात जमा दी थी। ठीक है, उसी संबंध में बाबू भड़क रहा है अभी। वो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकाल रहा था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इनका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जिन लोग्यो, आराम नाल बैठो, वे रब दियो बंदे, कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उसमें से छींड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है? कौन पूछ रहा है? लोग पूछ रहे हैं। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांककर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही उसने पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। कौन? दुबला बाबू। पर इस बीच डब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डब्बे की ओर बढ़ गए थे। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर हो रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वाले के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और मुझे बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लटें झूल रही थीं। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसके अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी है। उसने क्या उठा रखा है? दाएं हाथ में लोहे की छड़ उठा रखी है। किसने? दुबले बाबू ने। जाने वह उसे कहाँ मिल गई। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ की सीट के नीचे सरका लिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर उठीं। किसको देखने के लिए? पठान। जो 3 पठान बैठे हुए थे उसको देखने के लिए। पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। कौन? दुबला बाबू। निकल गए हरामी मादर। सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला,
तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आकर बैठा। वह बड़ा उत्तेजित था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिर ने भरपेट पूड़ियाँ खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उसके जान माल को खतरा नहीं था। किस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी थी? जहाँ अब लोगों को अपने जान माल का खतरा नहीं था। ठीक। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझे से पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद ने मेरे सिर कभी एक और लुढ़का दिया तो कभी दूसरे सिर दूसरे ओर। क्या हुआ? लेखक सो गए। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। सरदार जी भी सो चुके थे। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांग पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उसकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगा डिब्बा लाशों से भरा है, अर्थात सब सो गए थे। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ी तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा था तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आया। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने का निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतर रहा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब बार बार मेरी नींद टूट जाती तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो क्या हुई थी? गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अडलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुले चमक रहे थे। क्या चमक रही थी? सिग्नल लाल था। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी और अभी तक अपनी रफ्तार नहीं पकड़ा। उसने अभी तक अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिया। दूर ही ये धूमिल सा काला पुंज नजर आया। क्या दूर एक धूमिल काला पुंज नजर आया? नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उससे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाले हैं, मतलब सुबह होने वाली है। मेरी पीठ पीछे डब्बे से बाहर किसी चीज को खरोचने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डब्बे का दरवाज़ा बंद था। क्या था? डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। फिर मुझे फिर से दरवाजे खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा है। मैंने झांक कर खिड़की से बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा
आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पीटने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर कर दरवाज़ा खोल पाने के लिए छिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उधर जाओ गाड़ी पर से। क्या कहने लगा? बाबू चिल्लाकर कि नहीं है जगह, उधर जाओ और उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ से छड़ चमकते देखा। क्या देखा उसी वक्त लेखक ने? कि बाबू के हाथ में जो छड़ है, जो उसने लोहे की छड़ ले आया था कहीं से उठा के, उसको चमकते हुए देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। क्या किया था? उसे मार दिया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरस गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसटकर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू के 2-3 धारें एक साथ फूटती हुई दिखाई दी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ाती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि वह कौन है और किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उसमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल छाए के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। क्या होता है कि वो जो बाबू होता है, दुबला बाबू, वो छड़ के प्रहार से उस आदमी को क्या करता है? मार देता है। ठीक नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर किसी तरह से चढ़ नहीं पा रहा है और उसके पैर जम नहीं पा रहे हैं। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और उसके नीचे गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक ही साथ खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता था, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली थी और डब्बे में अंधेरे कोने में खिड़की से सटाकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। किसकी ओर? बाबू की ओर। उसने क्या किया था? उस आदमी को मार दिया था छड़ से। ठीक
फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़े की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो वह जानना चाहता है कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेत फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठे सरदार उसकी ओर देखकर बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। ये कथन कौन कह रहा है? बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो लेकिन गुर्दे वाले हो। ध्यान में रखिएगा, ये सरदार जी कह रहे हैं दुबले बाबू से। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। और यहीं आकर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार की थी, ठीक, और साथ ही लोग किस प्रकार दहशत में थे। इस लोगों के बीच क्या थी? अविश्वास था, है ना। अनिश्चितता एक दूसरे के बीच बनी हुई थी। कोई भी यात्री एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये थी अमृतसर आ गया कहानी। आप लोगों को कैसी लगी बताइए मुझे कमेंट में। अब मिलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी में। देखने के लिए धन्यवाद।